तो स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए क्लास 12th फिजिक्स के बहुविकल्पी प्रश्न। कौन से चैप्टर से? विद्युत धारा के। आप सभी को मालूम है बच्चों कि हम इस समय पूरे मतलब कि चैप्टर के आपको बहुविकल्पी प्रश्न करा रहे हैं। आप शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन देखा करो, आपका मन लगने लगेगा। आपको कुछ नहीं आ रहा है तो बहुत सारे प्रश्न के उत्तर आप देने लगेंगे। ठीक, चलिए इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुगमन वेग Vd की वैद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है? तो इसमें कौन सी ऐसा मतलब की निर्भरता है जिसमें ओम के नियम का जो है पालन होता है? तो एक्चुअल में ओम का नियम धात्विक चालकों के लिए सत्य है, आप सबने पढ़ा ही होगा। ओम का नियम धात्विक चालकों के लिए सत्य है। और धात्विक चालकों में एक मोबाइलिटी का फार्मूला होता है गतिशीलता का। गतिशीलता का फार्मूला होता है अनुगमन वेग बटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको इधर करते हैं तो अनुगमन वेग इज इक्वल टू मोबाइलिटी इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको नियत मान लेंगे तो हमारा Vd प्रोपोर्शनल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा। तो कितना आपका आया? Vd प्रोपोर्शनल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो इस तरह से इसका पहला जो है पहले प्रश्न का उत्तर आपका दूसरा सही होगा, Vd प्रोपोर्शनल कैपिटल E। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, विद्युत धारा घनत्व कैपिटल J और अपवाह वेग Vd में संबंध है। तो क्या संबंध है हम लोग ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा अगर डेरिवेशन, तो पहले तो ये होता है Vd इज इक्वल टू I अपॉन ANE। ठीक, ध्यान से देखो, अनुगमन वेग और धारा का संबंध है ये। तो Vd इज इक्वल टू I बटा A, यानी धारा बटा क्षेत्रफल को आप धारा घनत्व कहते हैं। तो ये आपका आ जाएगा। चूंकि ये एक वेक्टर है तो इस पर वेक्टर लगा देंगे, ये भी एक वेक्टर है तो इस पर वेक्टर लगा देंगे। अब ऑप्शन आपका मैच कराने की कोशिश करेंगे कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो वेक्टर Vd इज इक्वल टू J बटा A कैंसिल होना चाहिए, यहाँ पर N रहेगा। ठीक, तो J बटा NE, वेक्टर Vd इज इक्वल टू J बटा NE आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं तो किसी न किसी ऑप्शन में ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पर J के पद में फार्मूला दे दिया है तो थोड़ा सा हम इस डेरिवेशन को और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। J के पद में फार्मूला, तो J के पद में फार्मूला जब आपका आएगा तो वेक्टर J इज इक्वल टू Vd NE। Vd NE आपका यहाँ पर दिखना चाहिए, J बराबर। तो देखिए Vd NE, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, किसी चालक में प्रति सेकंड जो है 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो प्रति सेकंड जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको फाइंड करना है। तो भैया आपका धारा का फार्मूला होता है Q बटा T, और I की वैल्यू जो दी है 3.2, और आवेश का फार्मूला होता है N इंटू E, इलेक्ट्रॉनों के पदों, इलेक्ट्रॉन की संख्या के पदों में। और समय कितना है प्रति सेकंड? तो 1 का गुणा यहाँ पर करेंगे। तो अब यहाँ पर 3.2 इज इक्वल टू N का मान जो है हमको ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 गुणित 10 की घात -19। इतना चीज़ आपका जो है इसके नीचे चला जाएगा। अच्छा, तो इसके नीचे जब जाएगा तो N बराबर हमारा क्या आएगा? N बराबर देखो 16 दूना कितना हो जाएगा? 32, 2 बार जाएगा, और 10 की घाते माइनस से उधर जब जाएगी तो प्लस में हो जाएगी 10 की घाते 19। तो ये आपका उत्तर निकल आएगा 2 गुणित 10 की घाते 19। तो आई होप कि कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा ही, 2 गुणित 10 की घाते 19 पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका है प्रतिरोध का बीमा। तो बीमा निकालना है भाई। तो प्रतिरोध का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। मान लो तुम्हें विभवांतर का भी नहीं पता, धारा का तो पता ही होगा, एम्पियर। ठीक, तो विभवांतर का फार्मूला आप लिख दो W बटा Q, कार्य बटा आवेश बटा I। कहोगे गुरुजी हमको कार्य का भी नहीं पता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो कार्य का फार्मूला होता है बल गुणित विस्थापन बटा आवेश, नीचे आएगा आवेश गुणित धारा। यहाँ तक समझ में? अब कहा दो बल का भी नहीं पता तो मारेंगे भी, ध्यान देना। ठीक, बल का बीमी सूत्र होता है MLT -2, MLT -2। दूरी का बीमी सूत्र होता है L, ठीक, बटा आवेश का बीमी सूत्र AT। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, इसको तो पता ही होना चाहिए तुम लोगों को। और धारा का जो बीमी सूत्र होता है कैपिटल A होता है। तो R इज इक्वल टू आपका आएगा M
एल एल काइट हो जाएगा 2 ठो, L2 और ध्यान दो ML2 और T -2 है और यहाँ से T ऊपर जाएगा तो T कितना हो जाएगा -3। ठीक, ध्यान दो। उसके बाद जो है A 2 ठो हो जाएगा, A ऊपर जाएगा -2, तो ML2 T -3 A2, ML2 T -3 और -A2 जो है ऊपर गया तो मैं यहाँ पर माइनस लगाना भूल गया, -A2। तो ये आपका जो है प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। आई होप कि आपको यह भी प्रश्न बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया है। ठीक, अच्छा तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। लिखा है एक चालक की वोल्टता तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं, एक वाई अक्ष बनाते हैं और एक एक्स अक्ष बनाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, हमने बना लिया, इतना तो करते हैं और सरल रेखा हमने बना दी है। उसके बाद क्या करा है, जो वाई अक्ष ये है जो कि I को प्रदर्शित करता है, यानी वाई अक्ष पर I है, इसको ऐसे मिलाते हैं, से थीटा कोण बनाता है, यानी वाई अक्ष से थीटा कोण बनाता है और ये I को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला चीज़ किसको रिप्रेजेंट करेगा, V को रिप्रेजेंट करेगा, विभवांतर को रिप्रेजेंट करेगा। चालक का प्रतिरोध हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग बच्चों ध्यान से देखो, ये थीटा है तो थीटा के सामने की ये भुजा जो है लंब मानी जाएगी और ये 90 अंश का कोण है तो ये कर्ण हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो tan थीटा का एक फार्मूला होता है लंब क्या है, V बटा आधार क्या है, I, और V/I जो होता है बच्चों वो आपका प्रतिरोध होता है R। तो प्रतिरोध R किसके बराबर आ गया है, tan थीटा के बराबर आ गया है। ऐसा कोई ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नंबर नेक्स्ट आपका है, हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, 500 ओम। तो उसकी वैद्युत चालकता हमको जो है अज्ञात करनी है। वैद्युत चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होगा, 1/ρ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/500। ठीक, ध्यान से समझो। तो 1/500 को हम लिखेंगे 1/5 × 10⁻²। अब हम इसको लिखेंगे 5 पढ़ा 1 में पढ़ेंगे नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे 10 होगा, 5 दूना 10 × 10⁻², ये प्लस में ऊपर जाएगा -2। दशमलव जब इधर हम ले जाएंगे तो एक और माइनस आ जाएगा 10 की घात में, 2.0 × 10⁻³ ऐसा ऑप्शन हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, 2.0 × 10⁻³ अब भैया कहीं है ये नहीं है ऐसा, अगर यहाँ पर कहीं है ये नहीं है तो हम अब क्या करेंगे, हमें अब इसको जो है इस रूप में ना लेकर दशमलव रूप में करना है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, 500 पढ़ा 1 में पढ़ी 1 को बार नहीं जाएगा 0 बार, 10 हो जाएगा अब भी नहीं जाएगा 0 बार, 100 हो जाएगा अब भी नहीं जाएगा 0 बार, अब 1000 हो जाएगा कितनी बार गया 2 बार। तो इस तरह का आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस तरह का ऑप्शन पहले में देखने को मिला, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का हमसे मात्रक पूछ लिया है, तो भैया विशिष्ट प्रतिरोध का पहले फार्मूला तो जानो, ρ फार्मूला होता है RA/L। R यानी ओम हो जाएगा, R माने प्रतिरोध का मात्रक और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, नीचे 1 मीटर रहेगा कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर बचेगा। तो क्या मात्रक हो जाएगा आपका, हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। रट लो भैया ये बहुत काम में आता है। तो किलोवाट घंटा जो है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, किसका, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है कि धातुओं के इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। अब भैया पहले ये जान लेते हैं कि श्रांति काल क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई मेटल है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से गति करके यहाँ तक गया, तो यहाँ जैसे ही जा रहा था वहाँ सामने एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, तो टक्कर हुई उसकी, फिर वो इस दिशा में जाने लगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाता है तो जितना औसत समय लगता है इस टक्कर के बीच में यहाँ से यहाँ तक में, वो उसका श्रांति काल होता है। उसका क्या होता है, श्रांति काल होता है। अब आप क्या करेंगे, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो कणों की मतलब कि कणों की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, यानी ये कण अब तेजी से जाएगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से जाएगा, और तेजी से जाएगा तो ये टाइम हुआ जो था पहले जितना लगता है तो उससे क्या हो जाएगा, कम, और टाइम को ही श्रांति काल कहते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में श्रांति काल का मान क्या हो जाएगा, घट जाता है। यानी जब धातुओं के इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल पर ताप का प्रभाव पूछा जाएगा तो आप बताइएगा श्रांति काल का मान क्या है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है।
नंबर नेक्स्ट आपका जो है अगला क्वेश्चन हमारा आया है कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई जो है 2 गुनी कर दी गई है। उसकी लंबाई कई गुनी कर दी गई है? 2 गुनी कर दी गई है। तो हमें जो है उसका अन्य प्रतिरोध जो है होगा वो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अन्य प्रतिरोध उसका कितना आएगा ये वैल्यू यहाँ पर आप सभी को फाइंड करके बतानी है। अच्छा, ये फार्मूला होता है R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर R1। ठीक, ध्यान दो, n क्या है, जय गुना किया है, 2 गुना किया है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। R1 कितना है आपका 50, मतलब पहला वाला प्रतिरोध। ठीक, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 50, तो 50 चौका कितना हो जाएगा आपका, 50 चौका होता भैया 200, कितना हो जाएगा 200, तो 50 चौका 200 हो गया। तो ऐसा कोई तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है ये सही हो जाएगा। अच्छा, समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न लाजवाब, बेमिसाल, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, पूरी मेहनत के साथ मैं ये क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, देखिए मैंने पहले ही हल कर लिया है। इसमें जिसने कहा तांबे के एक तार को खींचकर लंबाई में 1% वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। ठीक, तो तांबे की लंबाई पहले क्या थी, L, फिर जब पहले L थी, अब खींचेंगे तो कुछ बढ़ेगा तो L में कुछ जुड़ेगा, कितना, उसी लंबाई का 1%। ठीक, अच्छा ये उतना ही है। L का मतलब गुणा 1% मतलब 1/100, ये आपका L/100, 100 1 का 100 और एक ये 101 L/100। हमारे पास देखिए यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए, जब भी किसी चीज़ को आप खींचते हो, दबाते हो, तो उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। आयतन जितना पुराना था उतना नया भी माना जाता है। और आयतन का फार्मूला यहाँ पर क्षेत्रफल गुणित लंबाई, तो उस तार का प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू प्रारंभिक लंबाई बराबर तार का अंतिम क्षेत्रफल इंटू अंतिम लंबाई हो जाएगा। ये होता है। इस ऐसे क्वेश्चन भी आप लगाओगे ही लगाओगे। ठीक, तो A1 इसके बटा A2 बराबर L2 इसके बटा L1। L2 की वैल्यू आपका 101 L/100 है, L1 की जगह आप L लिख दीजिए, L से L कैंसिल, 101 बटा कितना आया 100, A1 बटा A2। अच्छा, अब आपको 2 प्रतिरोध के बीच में यहाँ पर संबंध देना है, तो इसलिए R1 बटा R2 लिखिए। R1 जो है विशिष्ट प्रतिरोध के पदों में कितना होता है, रो L1 अपॉन A1, और इसी तरह से इसका रो L2 अपॉन A2। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, A2 आपका ऊपर चला जाएगा और A1 नीचे, A2 बटा A1 हो जाएगा। फिर L1 बटा कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। समझ में आया। L1 बटा L2 का 100 बटा 101 कैसे आया, देखिए L2 बटा L1 आपका कितना है 101 बटा 100, तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, L1 बटा L2 का 100 बटा 101। फिर यहाँ पर A1 बटा A2 का भी ऐसे दिया है, तो हमको A2 बटा A1 लिखना है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे 100 बटा 101। इसका गुणा करेंगे, इसको गुणा करने से पहले हमने क्या कर दिया, R2 की वैल्यू निकाला तो R2 को ऊपर R1 को नीचे कर दिया। हमें पहले वैसे ही भाग देना चाहिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ऊपर किया, यहाँ पर R2 ऊपर गया, R1 नीचे आया, तो R2 की वैल्यू आपका ये हो जाएगा, और R1 की वैल्यू गुणा करने पर 100 का 100 में करेंगे 10,000 आएगा। फिर इसका गुणा करेंगे इतना आएगा, और फिर इसमें जब भाग देंगे तो इस तरह से हमारा इतना आया। तो यहाँ तक समझ में आया। अब जब R1 इधर चला जाएगा तो आपका R2 बराबर इतना हो जाएगा। अब डेल्टा R यानी प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ है, ये पहले ज्ञात करोगे तभी प्रतिरोध की प्रतिशत वृद्धि समझ में आएगी। तो पहले जो था वो आपका 1 रहा होगा, प्रतिरोध पूरा R1 1 रहा होगा, लेकिन अब इतना हो गया, तो इतना चीज़ बढ़ गया है, तो डेल्टा R आपका इतना आएगा। अच्छा, प्रतिशत यहाँ पर मैंने केवल प्रतिशत लिखा। प्रतिशत वृद्धि के लिए जब भी आप प्रतिशत वृद्धि निकालिए तो जितना बढ़ा है उसको ऊपर रख दीजिए, अब पुराना जितना था उसको नीचे रख दीजिए। अच्छा बच्चों, डेल्टा R कितना है ये हमने लिख दिया, और R1 आपका ये है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आया। अब गुणते 100 तो रहता ही है प्रतिशत निकालते समय, 100 का गुणा करोगे तो 0.2 अंक यहाँ पर आएगा, यानी 2, तो 2% के आसपास इसका वैल्यू आएगा, और जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया ज़रूर होगा भाई, अगर दिया होगा तो वो सही हो जाएगा। दिया है, यस, 2% की वृद्धि जो है प्रतिरोध में होती है। अच्छा, 200 वाट के एक टेलीविज़न को 4 घंटे तक जो है प्रयुक्त किया जाता है। वैद्युत की इकाई व्यय होगी, मतलब वैद्युत की इकाई यानी जो वैद्युत ऊर्जा है उसकी यूनिट ज्ञात करिए। तो आपकी शक्ति जो है कितनी दी गई थी, 200 वाट। आपका समय कितना दिया गया था, 4 घंटे। कितना दिया गया था, 4 घंटे, 4 आवर दिया है ना, देख लो। अच्छा, और यहाँ पर ऊर्जा का फार्मूला W,
आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू W/T। अच्छा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P गुणते T। ठीक, अच्छा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है हमारी, P की वैल्यू हमारी 200 है, इंटू T की वैल्यू कितनी है 4, T हो जाएगा आपका 800, और P का मान आपने वाट लिखा है तो यहाँ वाट आएगा, और इसका मान घंटा लिखा है तो घंटा आएगा, वाट घंटा। तो क्या हमारा वाट घंटा यूनिट होता है, जी नहीं, बिल्कुल वाट घंटा नहीं होता है, किलो वाट घंटा होता है। तो किलो वाट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस देखते चलो तुम, 8 गुणते 100, ये 800 को 800 गुणते 8 गुणते 100 लिख सकते हैं, और 10 का मैंने गुणा किया, और 10 का अपने से गुणा किया तो 10 से अपने से भाग भी देना पड़ेगा। अच्छा, फिर अब क्या हुआ कि इस 10 का इसमें भाग देंगे तो 0 कितना बन जाएगा 8, 0 कितना बन जाएगा 8, और ये पूरा हो जाएगा 1000, पूरा कितना हो जाएगा 1000। 1000 वाट घंटा को हम 1 किलो वाट घंटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किलो वाट घंटा, क्या बोलते हैं, किलो वाट घंटा। तो 0.8 किलो वाट घंटा को इकाई या यूनिट बोलते हैं, यानी बिजली खर्च होने की इकाई। तो कितना आया आपका 0.8 यूनिट यहाँ पर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8 यूनिट। अगला देखिए कि एक सेल, प्राथमिक सेल जो है उसका विद्युत वाहक बल दिया गया है। जब सेल को लघुपतित करते हैं तो उसमें 4.0 एम्पियर की धारा प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब भैया सेल का स्ट्रक्चर वह बना लेते एक को। देखिए ये आपका एक सेल हो गया, ये ऋण, ये धन, ये उसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया, और ये बाहर वाला प्रतिरोध हो गया। बाहर मतलब जो कोई उपकरण होता है, ये इतना हो गया। ठीक, लघुपतित करने का मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। सेल से जो धारा जब बाहर जा रही थी शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी ये उपकरण खत्म हो गया, यानी अब उपकरण में करंट नहीं जाता। जब भी कहीं पर जो है शॉर्ट सर्किट होता है, जब भी कहते नहीं कि वहाँ शॉर्ट कर गया तार, तो जब शॉर्ट कर जाएगा तो उधर धारा जाएगी नहीं। अब उधर धारा नहीं जा रही है, इसका मतलब इसको हटा देते हैं, तो धारा जो है वे इसी प्रतिरोध में जाएगी। तो एक इस तरह की सर्किट आप चाहें तो बना लीजिए, एक इस तरह की सर्किट आप चाहें तो बना लीजिए, जिसमें अब जो प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध हो गया। ठीक, ध्यान दीजिए, अब केवल आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब आपने देखो, मैं ये सिंपल यूज करता हूं, आपने पढ़ा होगा R इज इक्वल टू V/I, ये तो पढ़ा ही होगा। ठीक, तो यहां पर स्मॉल r इज इक्वल टू V की वजह सेल के केस में सेल का विद्युत वाहक बल रखते हैं और उसकी धारा रख देंगे। कितनी वैल्यू है भाई, कितनी वैल्यू है यहाँ पर विद्युत वाहक बल की 2.4 और धारा की 4। तो यहाँ पर जो है 2.4 लिख दो, इसका 4 लिख दो, 4 पाड़ा पड़ेंगे नहीं जाएगा, 4 छंग 24, कितना आएगा 0.6 आएगा, कितना आएगा 0.6 यहाँ पर जो है उत्तर में। एक आखिरी प्रश्न आप सभी का यहाँ पर आ जाता है। प्रश्न है, जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है। जैसे ही धातु और अर्धचालक के ताप में जो है वृद्धि की जाती है तो क्या घटना वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है। तो वहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है दोनों की चालकता बढ़ती है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है दोनों की चालकता घटती है, और धातु की चालकता बढ़ती है जबकि अर्धचालक की चालकता घट जाती है। धातु की चालकता घट जाती है और अर्धचालक की चालकता जो है यहाँ पर बढ़ जाती है। तो क्या होता है ताप वृद्धि के कारण, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए बच्चों, आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि जब भी हम किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध घटने का मतलब उसकी चालकता जो है, जब भी किसी चालक का आप ताप बढ़ाते हैं तो उस ताप वृद्धि के कारण उसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है, सॉरी उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये तो हो गया धातु के लिए। अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने के साथ क्या होता है, घटता है। उसका प्रतिरोध जो है ताप बढ़ाने के साथ घटता है। जब प्रतिरोध घटेगा तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आई होप कि आप सभी को ये सारा वीडियो सारा प्रश्न समझ में आ रहा है। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।